रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस गर्मी के मौसम में अगर जूस मिल जाए तो सभी लोगों को लगता है कि कोई एनर्जी डोज मिल गया हो। ऐसा ही कुछ आरोही के ससुराल वालों के साथ था। उसकी फैमिली में जितने लोग थे उतने ही तरह के जूस वो मॉर्निंग में पीते थे, लेकिन उन सब में सबसे अलग और अनोखा जूस था बेलपत्र का जूस, जिसे उसके घर वालों को देखना तक पसंद नहीं था। पीना तो दूर की बात है, जो कि आरोही का सबसे मनपसंद जूस था। ऐसे ही एक सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ बैठी आरोही की सास रुमिला, ननद नायरा और पति सचिन अपनी अपनी पसंद का जूस ऑर्डर करते हुए आरोही को आवाज देते हैं। बहू, मेरे लिए अनार का जूस ले आना। मेरे लिए मैंगो का जूस प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। भाभी, मेरे लिए ऑरेंज जूस प्लीज, जल्दी, बहुत भूख लगी है। सबके जूस के ऑर्डर सुनने के बाद आरोही सबके लिए उनकी पसंद का जूस लेकर आती है और सभी को जूस देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे क्या लगता है, मुझे अपने घर में एक जूस का स्टॉल खोल लेना चाहिए। वैसे भी मुझे मॉर्निंग में इतने सारे जूस बनाने पड़ते हैं, थोड़ा और बना लूंगी, 4 पैसे भी आ जाएंगे। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन हमारे पसंद के जूस से शायद तेरा स्टॉल भी चल जाए। लेकिन जो जूस तू पीती है ना, क्या नाम है उसका? बेलपत्र का जूस। उसका नाम तो सुनते ही सारे ग्राहक भाग जाएंगे। माँ जी, एक बार आप बेलपत्र का जूस पीकर तो देखिए, सच में बहुत अच्छा होता है। इस टाइम तो गर्मियाँ हैं, उसके चलते हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, बेलपत्र का जूस उसमें बड़ा लाभदायक होता है। यार, इसको मुझसे थोड़ा प्लीज दूर रखो। देखो, मुझे गर्मी भी कम लगती है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, नायरा को पिलाओ, बेचारी बहुत बीमार रहती है। क्या बोल रहे हो भाई आप? नहीं भाभी प्लीज, मैंने देखो अभी आपके सामने ही जूस लिया है ना, पहले उसे पीना पड़ेगा, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। आप ही कहते हो ना कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है, आप लोग सिर्फ बहाना कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मेरी पसंद का बेलपत्र का जूस ना पीना पड़ जाए। आप लोगों से मेरे लिए इतना भी नहीं होता। बहू, रहने दे, तुझे पता है ना, हमें एक बार के लिए कुछ ना होने पर दूसरे की पसंद का जूस शेयर कर भी सकते हैं, लेकिन तेरा ये बेलपत्र का जूस नहीं पी सकते। लेकिन क्यों माँ जी, आप एक बार टेस्ट करके तो देखो, बहुत पसंद आएगा आपको। बस कर बहू, एक काम कर, तू बैठकर आराम से हमारे हिस्से का भी बेलपत्र का जूस बनाकर पी ले, पर हमें पीने को मत बोल। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सचिन ऑफिस चला जाता है और बाकी लोग अपने घर के कामों में लग जाते हैं। आरोही घर की सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कंचन उसके घर आती है और हॉल में बैठी उसकी सास से बातें करने लगती है। वहीं पास में घर की सफाई कर रही आरोही दोनों की बातें सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। लेकिन कुछ देर बाद रुमिला आरोही से कहती है, बहुत साफ सफाई बाद में कर लियो, जा कंचन के लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ। माँ जी, अभी लाती हूँ। नहीं बहू, रहने दे तू, मेरे लिए कुछ भी मत ला। वैसे भी मेरा खाने का मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है। कंचन, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए दर्द हो रहा है तेरे, इसलिए मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ। कुछ खा लेगी तो तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सच में रुमिला, बिल्कुल भी मन नहीं है, वरना मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। मुझे भूख लगी होती तो मैं खुद ही मांग कर खा लेती। पड़ोसी के साथ साथ तेरी सहेली भी तो हूँ। फिर भी अगर तू बिना कुछ खाए पिए जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसी बात है तो एक गिलास सादा पानी पिला दे। ठीक है बहू, तो अपनी कंचन आंटी के लिए एक गिलास अनार का जूस ही ले आ। रुमिला के कहने पर आरोही कंचन के लिए किचन से जूस लेने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद वो बेलपत्र का जूस लाकर कंचन को देते हुए कहती है, आंटी जी, ये लीजिए, आप अनार के जूस की जगह ये बेलपत्र का जूस पीजिए और लगातार कम से कम दिन में 3-4 बार इसे पीजिए और देखना, आपके पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बहू, इस जूस का नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये तो सुना था कि बेलपत्र शिव जी को अर्पण किए जाते हैं, लेकिन उसको पिया भी जाता है, ये पहली बार सुन रही हूँ। कंचन, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरी बहू बेलपत्र के जूस के पीछे ऐसे पागल है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के लिए होता है। फिर भी रुमिला, तेरी बहू कुछ नया लेकर आई है, मैं तो पीऊंगी। क्या पता मेरा पेट का दर्द इसी से ठीक हो जाए। आंटी जी, आप अगर इसे रोज पिएंगी चाय की जगह तो दोबारा पेट दर्द नहीं होगा।
क्योंकि ये जूस गैस कब्ज की समस्या से कोसों दूर रखता है। साथ ही इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, पेट में गर्मी नहीं होने देता और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। आरोही के बेलपत्र के जूस के बारे में इतना कुछ बताने के बाद कंचन जूस पीकर अपने घर चली जाती है। आरोही कई बार अपने घर वालों को भी बेलपत्र का जूस पीने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन बहुत गर्मी होने के कारण रुमिला को बहुत बेचैनी होने लगती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। तभी सचिन ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को बेहोश देखकर फौरन डॉक्टर को लेकर आता है। चेकअप के बाद रुमिला के होश आने पर डॉक्टर सभी लोगों के सामने कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? वो अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गई? देखिए, अभी इस टाइम थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, इस वजह से भी, और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, इस वजह से भी इनको चक्कर आ गए होंगे। आप इनको कुछ ठंडा दो जिससे इनको आराम मिले। डॉक्टर की बात सुनकर आरोही किचन में जाकर जल्दी से बेलपत्र का जूस बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी आप इसे पी लीजिए। आप मेरी बात मानिए, इस जूस से आपको ठंडक मिलेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा, यकीन मानो। भाभी आप फिर से अपने जूस की तारीफ लेकर बैठ गई। कम से कम एक डॉक्टर के सामने तो अपनी डॉक्टरगिरी मत झाड़िए। नायरा, मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी को सच में आराम मिलेगा। ये बहुत हेल्दी है और बहुत ठंडा है। एक मिनट, ये किस चीज का जूस है, आप बताइए पहले। कुछ नहीं डॉक्टर, ये मेरी भाभी को बेलपत्र का जूस पीने की बहुत आदत है, तो उन्हें लगता है ये बहुत फायदेमंद है, इसलिए हमारे घर में जो भी आता है और अगर वो थोड़ा सा भी बीमार होता है तो उसे ये बेलपत्र का जूस ही पिलाने लगती हैं। जी डॉक्टर, मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। इसकी यही आदत है। हम सभी इसकी इस आदत से बहुत परेशान हैं। आप लोग इनकी इस आदत से परेशान हैं, बल्कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे आयुर्वेदिक चीजों की इतनी नॉलेज है और वो आप लोगों को बता रही है। डॉक्टर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बीवी जो भी बोल रही है वो ठीक बोल रही है। इस गर्मी के मौसम में बेलपत्र का जूस सच में बहुत फायदा करता है, और इस मौसम में ही नहीं, हर मौसम में फायदा करता है। ये एक नेचुरल जूस होता है। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कैंसर से, दिल से जुड़ी बीमारियों से, दस्त और डायरिया की समस्या से। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये काम था आपको बताना। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। डॉक्टर आरोही के घर वालों को समझा ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन कंचन भी वहाँ आती है और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद कहती है, तुझे याद है रुमिला, जब मैं तेरे घर आई थी और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तब तेरी बहू ने मुझे यही बेलपत्र का जूस पीने के लिए दिया था। हाँ याद है, तो क्या हुआ? होगा क्या, तेरी बहू के कहने पर मैंने वैसा ही किया और 2-3 दिन ये जूस पीने से मेरा दर्द बिल्कुल सही हो गया, जिसके बाद मैंने रोज सुबह बेलपत्र का जूस पीना शुरू कर दिया। अपनी पड़ोसन और डॉक्टर की बात सुनकर आरोही के घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी उसकी बात ना मानने के लिए उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद रुमिला भी अपनी बहू का लाया बेलपत्र का जूस पी लेती है। 31 वर्षीय पूनम अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट से लंच करके अपनी कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर जा रही होती है। तभी एक अनिरुद्ध नाम का लड़का उसके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत को वो बदतमीजी समझकर उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और कहती है, ये क्या छिछोरों वाली हरकतें हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? हाँ, शालू सही कहती है। अच्छा काम करने जाओ तो तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना है। ये किसी अनजान लड़की का यूं ही बीच सड़क पे हाथ पकड़ लेना कब से अच्छा होने लग गया? हाथ मुझे मजबूरी में पकड़ना पड़ा, क्योंकि कानों में ईयरफोन होने के कारण आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी, और आपका ये पर्स उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर रह गया था। ये लीजिए। ओह, मेरी बस। इतना कहकर अनिरुद्ध पूनम के हाथ में पर्स पकड़ाकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और पूनम उसे देखते ही रह जाती है। कुछ देर में जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है तो उसके गालों को लाल हुआ देखकर उसकी बीवी शालू उससे कहती है, ए जी, ये आपके गालों पर लाली कैसी? सच बताइए, किसी लड़की ने आपको चूम तो नहीं लिया?
अरे अरे, ये किसी लड़की के होठों की लाली नहीं बल्कि हाथों की लाली है। वो मैं एक लड़की को उसका पर्स लौटाने गया था तो उसने गलत समझकर मेरे गाल पर अपने हाथों की लाली छाप दी। देखा, बात कुछ होती है और तू समझ कुछ लेती है। जब देखो मेरी भोली भाली औलाद पर शक करती रहती है। ओहो सासू माँ, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि कैसी नालायक लड़की होगी वो। बताओ, मेरे पति को पीट कर निकल गई। मन तो कर रहा है जैसे उसने आपके गाल लाल किए वैसे ही थप्पड़ मार मार कर मैं उसका पूरा मुंह लाल कर दूं। बस बस, अब तो गुस्से से लाल पीली मत हो और मेरे लाल मतलब मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ। हाँ, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन जैसे ही अनिरुद्ध ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टक्कर पूनम से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खो से जाते हैं। तभी पूनम कहती है, सॉरी, गलती मेरी भी थी। अरे नहीं नहीं, मैं ही जल्दी जल्दी में अंदर आ रहा था, आप सॉरी मत कहिए। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो कल के थप्पड़ के लिए आपको सॉरी कह रही हूँ। गलती मेरी भी थी, मैंने भी आपको गलत समझा। अच्छा, वो इट्स ओके। आपकी जगह कोई और होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ। और आप? सच में? मेरी भी कल ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। क्या गजब का इत्तेफाक है। तो इस बात पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। शालू सही कहती है, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वैसे ये शालू कौन है? तुमने कल भी उसका नाम लिया था। शालू? वो मेरी... वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अमन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अबे भूतनी के, अब तक गेट पर खड़ा होकर बतिया रहा है। जल्दी चल, बॉस मीटिंग के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, बातों में तो मैं भूल ही गया था कि मीटिंग में भी जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, शाम को घर जाने से पहले ना मुझे मिलकर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। शाम को दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड तक जाते हैं। समय बीतता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ एक तरफ पूनम अनिरुद्ध से प्यार कर बैठती है तो वहीं अनिरुद्ध को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। एक दिन अनिरुद्ध टैक्सी से पूनम को घर ड्रॉप करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी पूनम उसे रोकते हुए उसके गले लग जाती है। तभी अनिरुद्ध उससे कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम यूँ अचानक मेरे गले लग गई? कोई बात है? अब तक की लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, और तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक साथी और उसके प्यार की जरूरत है, और वो प्यार मुझे तुम दे सकते हो, और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर? तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। नहीं पता तो अब जान लो, मैं पहले से ही एक रिश्ते में बंधा हूँ। फिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? पता नहीं क्यों, पर इस बात को जानकर भी कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बल्कि और ज्यादा प्यार आ रहा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अनिरुद्ध अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है तभी वहाँ पूनम आती है और उसे देखकर शालू हैरान हो जाती है और कहती है, जी आप कौन? वो ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है पूनम। तुम अचानक घर चली आई, बताया भी नहीं। तुम कल मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे जो सुनना है मैं वही सुनने यहाँ आई हूँ, तुम बस वो बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। कल रात? ए जी, ये औरत क्या कह रही है? किस बात का जवाब चाहती है ये आपसे? देखो मैडम, ऑफिस के काम की बात है तो आप इनके ऑफिस आने का वेट करो। मेरी जिंदगी का सवाल है और जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। पूनम की ये बात सुनकर शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती है, ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? क्या आप भी इससे प्यार करते हैं और मेरे पीठ पीछे आप इससे चक्कर चला रहे हैं? हाय सासू माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज मेरी सौतन आई है, कल को सौतन के बच्चे आएंगे सासू माँ। अरे कैसे टेस हुए बहा रही है नलायक, और तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ कहता क्यों नहीं? ये बस मेरी दोस्त है,
मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके ये कहते ही पूनम पास पड़े टेबल पर रखा चाकू उठाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर अनिरुद्ध उसके करीब जाकर उसके हाथ पर रुमाल बांधकर कहता है, क्या पागलपन है ये? जब तुम मुझे अपना नहीं रहे तो मर जाने दो ना मुझे, बह जाने दो इस खून को। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मान रही हूँ, जिसके बदले में मैं सौतन तक बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय हाय, मेरे घर में आकर खून खराबा कर रही है। जा बेटा, इससे पहले डॉक्टर के पास ले जा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे खुद से कभी अलग नहीं करोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसके इतना कहते ही पूनम बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी अनिरुद्ध उसे संभालते हुए अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ये सब देखकर बेचारी शालू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। समय बीतता है। वादे के कारण अब पूनम भी उसी घर में रहने लगती है। एक शाम जब अनिरुद्ध घर लौट कर आता है तो शालू पानी लेकर आती है और अनिरुद्ध शालू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर मुस्कुराता है। ये देखकर पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय इस समय पर किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम थक गए होगे, इसलिए कड़क चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओ सौतन महारानी, ये शाम को चाय नहीं पीते। मुझे तो लगा था चाय लाने पर अनिरुद्ध मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराएगा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैं इस चाय का क्या करूं? खुद गटक जाओ या घर के बाहर वाली नाली में बहा दो। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब अनिरुद्ध ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, लाओ, आज तुम्हारी टाई मैं बांध देती हूँ। कोई नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, अगर जल्दी ही है तो गुड बाय किस देकर चले जाओ। वो मैंने आपका लंच टेबल पर रख दिया है, लेते हुए जाना। तभी अनिरुद्ध जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और पूनम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शालू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम प्यार की कितनी भूखी हो। मेरे पति का प्यार और अटेंशन पाने के लिए कैसे मरी जा रही हो। कभी कभी तो तुम पर बहुत दया आती है। एक तो भगवान ने सौतन नाम की बला पकड़ा दी, वो भी प्यार की भूखी। हाँ, हूँ मैं प्यार की भूखी, और अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए ही मैं तुम्हारी सौतन बनी हूँ, और प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी। अनिरुद्ध तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, देख लेना, क्योंकि सौतन का हाल हमेशा बेहाल ही होता है। समय बीतता है। अनिरुद्ध की अटेंशन, उसका प्यार पाने के लिए पूनम बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। आखिर में वो खुद ही घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह शालू की प्यार की भूखी सौतन हमेशा के लिए अकेली हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।